अभी अपन करते हैं रिवाइज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में रिवीजन में अपन देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। तो सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको डिफरेंस जाना है तो आपको इसरो को अपॉइंटिंग एजेंसी है, इसरो को अपॉइंटिंग एजेंसी को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद में उस वही अपने को एविडेंस बताएगा जिससे हमें पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। सर इसरो अपॉइंटिंग एजेंसी है जो हमें बताएगा क्या एविडेंस जिससे हमें पता चलेगा डिफरेंस क्या है ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। आई से इनहेरेंट लिमिटेशन, एस से स्कोप, आर से रिपोर्टिंग, ओ से ऑब्जेक्टिव। आई से इनहेरेंट लिमिटेशन, एस से स्कोप, आर से रिपोर्टिंग, ओ से ऑब्जेक्टिव। सर इनको अपॉइंटिंग एजेंसी है और ये हमें एविडेंस बताएगा। तो सर अपॉइंटिंग एजेंसी मतलब अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि एस्टेब्लिश करो आप क्या सर ऑब्जेक्ट, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है कि कोई फैक्ट को आप क्या करोगे, एस्टेब्लिश करोगे कि ये जो फैक्ट है वो सही है कि नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को आप एसेस करोगे। उसके बाद ऑडिट क्यों करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गिव्स या डिस्प्ले ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, उसके बाद में आई के बाद ओ के बाद एस, एस मतलब स्कोप। सर जो स्कोप है वो गवर्न इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप है वो गवर्न बाय स्टैट्यूट्स भी हो सकता है और वो नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। मतलब किसी एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। जैसे कोई इनकमिंग पार्टनर जो किसी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराएगा। जो ऑडिट का स्कोप है वो वाइड है और वो डिटरमाइंड होता है प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट लॉ। अगर आप टैक्स ऑडिट करा रहे हो तो उस लॉ में क्या क्या जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से इसका स्कोप डिफाइंड होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग शेड्यूल और जो एफआरएफ है, एप्लीकेबल एफआरएफ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से ये ऑडिट अपना होता है। तो जिस पे जब जो अप्लाई होता है उसके हिसाब से इसका स्कोप डिटरमाइन करते हैं ऑडिट के केस में। इन्वेस्टिगेशन के केस में स्टैट्यूटरी भी हो सकता है और नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है। पीरियोडिसिटी, सर पीरियोडिसिटी से मतलब सर वर्क जो है वो नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम। अगर इन्वेस्टिगेशन चालू है तो सालों साल चल सकती है, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। पर ऑडिट अगर हो रही है तो वो हाफ ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी या ईयरली होगी। और इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है वो डिटेल स्टडी है जिसमें आप एग्जामिनेशन करते हो फैक्ट्स और फिगर्स का। इन्वेस्टिगेशन करवाना वॉलंटरी है, आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो जो नॉन स्टेटरी वाली, और नहीं चाहो तो नहीं करवाओ, अपना क्या आपका घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ऑडिट है, ऑडिट में क्या सर, ऑडिट में है ना सैंपल टेस्ट चेकिंग होती, सैंपलिंग होती, पर ये मैंडेटरी है, कंपनीज को क्या करना नहीं पड़ती, ऑडिट करानी पड़ती है और ये मैंडेटरी है। सर इनहेरेंट लिमिटेशन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं है, ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन जो ऐसे 200 में हम पढ़ के आए हैं, nature of financial reporting, the nature of audit procedures, the timeliness and balance between benefit and cost and other जो limitations थी अपन ने पढ़ी थी। तो ये क्या है सर, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट में। जो एविडेंस अपने को इन्वेस्टिगेशन में चाहिए ना वो ठोक के चाहिए, मतलब कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। और ऑडिट में अपन को क्या प्राइमा फेसी एविडेंस चाहिए जिससे अपन ये कह सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। अपॉइंटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन करानी है तो कोई भी थर्ड पार्टी अपॉइंट करवा के थर्ड पार्टी अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेटर को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। ऑडिट में तो ओनर और शेयर होल्डर्स ही होगा, और अपॉइंट किया है आपका थर्ड पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन में, तो ये रिपोर्टिंग और जो आउटकम आया है वो भी उसी पार्टी को जिसने आपको अपॉइंट किया है उसी के बेस, उसी को आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। और ऑडिट में आप किसको रिपोर्ट करोगे, आउटकम ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी को। ये सारी आपको डिफरेंसेस मैंने बताई, बट आपको लिखनी है 4 से 5। और अगर आपको पूछे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस बताओ तो आप बोलना इसरो वाले बताएंगे, इसरो को अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटिंग एजेंसी हमारी, वो आके आपको एविडेंस देगी जिससे आपको पता चल जाएगा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट में क्या डिफरेंस है। आई से इनहेरेंट लिमिटेशन, एस से स्कोप, आर से रिपोर्टिंग, ओ से ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर। सर आई से इनहेरेंट लिमिटेशन, इन्वेस्टिगेशन में इनहेरेंट लिमिटेशन होती नहीं, ऑडिट में होती। स्कोप सर स्टैट्यूटरी से और नॉन स्टैट्यूटरी से गवर्नड होता है। इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑडिट का रिलेवेंट लॉज के हिसाब से होता है, इसका स्कोप वाइड होता है। रिपोर्टिंग आप किसको करते हो, जिसके बिहाफ में आपने इन्वेस्टिगेशन की है, और ऑडिट में आप रिपोर्टिंग करते हो ओनर्स और स्टेक होल्डर्स को, जो जिसने ओनर्स को ही करते हो या मेंबर्स को करते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एम करता है किसी फैक्ट को स्टेब्लिश करना कि ये फैक्ट सही है कि नहीं है, या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन को एसेस करना। अपॉइंटिंग एजेंसी कौन है सर, अपॉइंटिंग एजेंसी कौन अपॉइंट करता है ऑडिट इन्वेस्टिगेशन में, सर कोई भी थर्ड पार्टी अपॉइंट कर सकता है। और ऑडिट के केस में कौन, ओनर्स या मेंबर्स क्या करेंगे सर, वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और एविडेंस आपको चाहिए कंक्लूसिव एविडेंस जब आप करा रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और उसमें चाहिए आपको प्राइमा फेसी एविडेंस। ठीक है सर। आप अगर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो और स्टेब्लिश कर लेना स्कोप की क्या क्या चीजें कवर करोगे, और आप ये जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो उससे आपका मकसद क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। सर ऑडिट में ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद में आप एग्जामिनेशन करना और स्टडी करना सारे रिकॉर्ड्स की। सर सुनो, ऑडिट में अपना ऑब्जेक्टिव स्कोप करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में ऑडिट प्रोग्राम बनाने के बाद में सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो अपना ऑडिट होता है। पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे भी
भी ऑब्जेक्टिव स्कोप बनाना है, यहाँ पे ऑडिट की जगह इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाना है, ये सारे स्टेप्स है इन इन्वेस्टिगेशन। फिर आप एग्जामिनेशन करो और स्टडी करो वेरियस रिकॉर्ड्स को, उसके बाद में जो भी आपको फाइंडिंग मिली है उसका एपीआई करो, मतलब एनालिसिस, प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन, उसको समझो, उसमें ट्रेंड्स देखो, उसको कंपेयर करो, प्रोसेस करो, और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, उसके मतलब निकालो और प्रिपेयर कर दो रिपोर्ट और ड्रॉ कर दो कंक्लूजन। ये है स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा सर? तो रिपोर्ट में कोई ऐसी बातें मत डालो जो रिलीवेंट नहीं है, नॉट रिलीवेंट चीजों को मत डालना। तो रिपोर्ट नॉट टू कंटेन एनीथिंग विच इज नॉट रिलीवेंट। और जो भी आप वर्ड और एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, जो शब्द और जो एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, और मिनिमाइज करो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मीनिंग या इंटरप्रिटेशन। जो आप फैक्ट्स और कंक्लूजन है उसको लिंक करो एविडेंस के साथ। बेसिस और अजम्पशन जो आपने यूज किए वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होनी चाहिए। इम्प्लाई, एक तो होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब साफ साफ बताए, इम्प्लिसिट मतलब समझ जाओ, टू बी इम्प्लाइड, वैसा नहीं होना चाहिए। बेसिस और अजम्पशन आपको चिल्ला के एक्सप्लिसिटली स्टेट करनी चाहिए, और जो आपका रिपोर्ट है वो क्लियरली स्पेल आउट करे, मतलब चिल्ला चिल्ला के बताए क्या नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस असाइनमेंट का, इसका स्कोप क्या है, क्या लिमिटेशन है। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उसमें ओपिनियन आपका फाइनल पैरा में जाएगा, और रिपोर्ट पैरा फॉर्म में जानी चाहिए, और सारी की हेडिंग अलग अलग होनी चाहिए विद अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर दी ईच पैराग्राफ्स। ये लिखा हुआ है। स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो कुछ स्पेशल इश्यूज आते हैं। क्या इन्वेस्टिगेटर को परसेंटेज वेरिफिकेशन अप्रोच यूज करे या सिलेक्टिव वेरिफिकेशन करे? सर एक बात बताओ, आप ये फालतू चीजों में पढ़ के आ रहे हो कि परसेंटेज वेरिफिकेशन करें, कि टेस्ट चेक करें, कि सिलेक्टिव करें। जो स्टैटिक्स में मतलब स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज सैम्पलिंग मेथड से आप उसको यूज करो और काम खत्म करो। सर कैश में डिफॉल्केशन हुआ है, कैश की चोरी हुई है, तो जो सर एग्जामिन करना है कैश वाउचर, जो इन्वेस्टिगेशन करना है हमें कैश डिफॉल्केशन के बारे में, तो क्या हम लोग सर टेस्ट चेक करें क्या? नहीं, सारे के सारे कैश वाउचर चेक करो। सर इन्वेस्टिगेशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये जो बी वाला पॉइंट है आपसे पूछा जाए, क्या इन्वेस्टिगेटर रिलाई कर सकता है जो स्टेटमेंट जो ऑफ अकाउंट है वो पहले से ऑडिट हो रखे हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पहले से ऑडिट हो रखे हैं, तो उस पर क्या रिलाई कर सकता है इन्वेस्टिगेटर? अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो ऑडिटेड नहीं है क्वालिफाइड अकाउंटेंट द्वारा, तो आपकी नेचुरल ड्यूटी है कि आप उनको ऑडिट करें, उनको चेक करें, उनको वेरीफाई करें। अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जिसको पता है और उसने ये जो भी ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया है उसको ये इसी पर्पज से बनाया है, किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्या सर वो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं एज करेक्ट? एक्सेप्ट देम एज करेक्ट, करेक्ट कि वो ये मान के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सही है। ऑन द रिलाइंग किस चीज पे? ऑन द प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। किसकी लाइबिलिटी? तो तीसरी पार्टी की, अपनी तो लाइबिलिटी है नहीं। उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टिगेशन लॉन्च ही इसीलिए हुई है क्योंकि आपको डाउट है इन ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे, तो फिर रिलायंस का क्वेश्चन कहां से अराइज हुआ कि मैं रिलाई करूं कि नहीं? अगर आपको डाउट है और डाउट की वजह से ही इन्वेस्टिगेशन है, तो रिलायंस थोड़ी करना है, इनका इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर इन्वेस्टिगेशन आपको इन्वेस्टिगेटर को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आओ और हमारा शेयर कैलकुलेट करो, हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट करो, हमारा गुडविल कैलकुलेट करो, तो सर इन्वेस्टिगेटर क्या इंटाइटल है कि वो जो ऑडिटेड मटेरियल्स है कंपनी के वो उस पर रिलाई करें? हाँ सर, उस पे वो इन्वेस्टिगेटर वुड बी इंटाइटल टू पुट रिलायंस ऑन ऑडिटेड मटेरियल जो उसको अवेलेबल कराए गए। पर अनलेस अगर उसको टेस्ट वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि ये ऑडिट कैजुअली हुई है, तो वो नहीं करेगा रिलाई किस चीज पर? जो ऑडिटेड मटेरियल है। और उसको ये पता चलता है, उसको ये रिलाई होता है, मतलब पता चलता है कि ऑडिट कैजुअली हुई है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जो मतलब उसको लगता नहीं, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ही डिस्कस हो गया कि आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से फ्रेश से टेस्ट करनी है, तो आपको क्या करना है? रिलाई नहीं करना, आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से ही टेस्ट करनी है। क्या इन्वेस्टिगेटर को एक्सपर्ट्स की जब जरूरत पड़ती है तो क्या होगा? तो सर अगर वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरी रिक्वायर द असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए एक्सपर्ट का तो रिटर्न कंसेंट ले लेना क्लाइंट का, और पहले से ये मुद्दा सॉल्व कर लेना। किस चीज का? सेटल द क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट फॉर ऑब्टेनिंग व्यूज, मतलब अगर आप एक्सपर्ट के व्यूज लोगे तो ये क्वेश्चन ऑफ फॉर कॉस्ट, उस एक्सपर्ट का कॉस्ट कौन सेटल करेगा ये पहले डिसाइड कर लेना। अगर इन्वेस्टिगेशन जो आप हो रही है उसमें आपको डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम से ऊपर रहकर काम करना है, आपको उन संभावना से, उन पॉसिबिलिटीज में अलर्ट रहना है। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन या
डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल कराया है वो हार्म्ड है, अल्टर्ड है, उसमें कुछ चेंजेस है, मतलब प्रीजुडिस्ड है, और आपको अपना इंटरेस्ट सारे इन्वॉल्व पार्टी से ऊपर रखना है। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या होगा सर? देखो, आपको ऐसे स्पेक्युलेटिव ओपिनियन नहीं देने, एजम्पशंस वाले ओपिनियन नहीं देने, प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से आपको अपने ओपिनियन देने चाहिए। तो जो आपका अपना ओपिनियन कन्फाइन करे, मतलब सीमित रखे, किससे? जो स्टेब्लिश फैक्ट्स है उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आप फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे सकता है क्या इन्वेस्टिगेटर? सर कोई बाबा हो क्या आप? आपको फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं देना है इन्वेस्टिगेटर भाई साहब, आपको प्रेजेंट की, आपको फैक्ट्स और सिचुएशंस है वो सारी चीजें आपको बतानी है। क्या रिटेन करे कि नहीं करे वर्किंग पेपर? और भैया वर्किंग पेपर रिटेन करो ना, अगर उनको एविडेंस देना पड़ा इन कोर्ट ऑफ लॉ टू सपोर्ट हिज फिगर्स व्हेन कंक्लूजंस ऑफ द अकाउंटेंट आर चैलेंज्ड बाय पार्टीज, पार्टीज ने कहा तुमने काम ही नहीं किया, तो वो अपने वर्किंग पेपर्स दिखा के ही तो बचेगा। कौन से फैक्टर कंसीडर करे जाए जब हमें स्टडी करना है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इसका मेमोरी सेल्स और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल्स इक्वल्स टू 100%। तो कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं जब आप स्टडी करोगे? इन्वेस्टिगेटर स्टडी करेगा क्या चीज का? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो वो क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा सर? कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा? सेल्स एंड प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल्स इक्वल्स टू 100%। 100% में क्या ये जो बिजनेस है वो 100% कैपेसिटी पे आपका काम कर रहा है? सेल्स एंड प्रॉफिट में जो आपका सेल्स एंड प्रॉफिट का ट्रेंड है, तो क्या है? व्हाट विल बी दी ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर? इसका फ्यूचर में क्या ट्रेंड है आपका? ये ट्रेंड प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज क्या है, उससे आपको ये कंक्लूजन निकालने में मदद मिलेगी कि आपका ये ट्रेंड फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा। तो सेल्स एंड प्रॉफिट आपका हो गया, और सेल्स प्रॉफिट कैपिटल 100%, मतलब 100% आपका ये बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। सेल्स एंड प्रॉफिट मतलब आपका ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट इन फ्यूचर्स, प्रॉफिट से जो आप प्रॉफिट अभी कमा रहे हो और वही आप एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में रहेगा, तो मतलब आपका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है फ्यूचर्स में वो इतना एडिक्वेट है, जो आपने चाहा वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपको दे रहा है। उसके बाद में आपका क्या पॉइंट बचा सर? आपका कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल है, चाहे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसकी एडिक्वेसी देखो, क्या वो सफिशियंट है फॉर योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, जिससे आपका धंधा बढ़ेगा। कौन सा फैक्टर है जब वो आप एसेस करोगे, जब फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करोगे व्हाइल एसेसिंग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, मतलब फ्यूचर में भी यही टर्नओवर मेंटेन होगा, उसके लिए कौन से फैक्टर्स आप देखोगे? सर हमारे आईसीआई में कि फाइनल में, सीए फाइनल में कितने बंदे होंगे? जो टर्नओवर मेंटेन रहेगा, जो हर साल रहता है, वो किस चीज पे डिपेंड रहता है? वो सीपीटी के बंदों के पे ऊपर रहता है। तो मतलब अगर सीपीटी वाले मार्केटेबिलिटी है, सीपीटी वाले बंदे अपने आते हैं, तो सर क्या होता है? हमारा टर्नओवर मेंटेन होता है। वैसे ही याद रखेंगे सर, सी से सर कॉम्पिटिशन, पी से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, टी से ट्रेंड और मार्केटेबिलिटी। तो सीपीटी का मार्केटेबिलिटी कंसीडर करके हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में भी वो टर्नओवर मेंटेन रहेगा। सी से सर कंपटीशन, क्या डिमांड ऑफ कॉम्पिटिटर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूचर में जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा कि घटेगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या है? जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, क्या उससे हम एक्सटेंड कर पाएंगे किसी दूसरे कंट्रीज को, वहां पे सेल कर पाएंगे, अपना मार्केट बढ़ा पाएंगे, तो इससे हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेंड्स देखेंगे कि पास्ट वाला जो सेल्स है हमारा इंक्रीज है या कंसिस्टेंट है, और मार्केटेबिलिटी मतलब क्या हमारे पॉसिबल है कि हम अपने सेल्स को नए मार्केट और में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर उसको जो भी मार्केट अपन सेल कर रहे हैं बट वो अभी तक फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं है, तो और दे हैव बीन फुल्ली एक्सप्लॉइटेड, मतलब क्या आपने उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लिया है, तो उसका मार्केटेबिलिटी देखेंगे कि और नए मार्केट में बेच ले क्या, अगर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड नहीं है तो और एक्सप्लॉइट करके हम अपना टर्नओवर मेंटेन कर लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे जब हमको एसेस करना है फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। आप हो इन्वेस्टिगेटर, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। पार्टनर क्या करेगा? पैसे लगाएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो आप क्या करोगे सर? सिंस 1948 का एक लोगो बनाना, उसके नीचे आप फैक्ट्री का बनाना, फैक्ट्री के ऊपर धुआं निकालना, उसके नीचे फैक्ट्री के अंदर ऑफिस होती है, ऑफिस के अंदर एक डीड होती है। तो आप क्या करना सर? एक 1940 लिख के एक सर्कल बना लेना, एक बिल्डिंग बना के, फैक्ट्री बना के उसमें धुआं निकालना, एक डीड का एक थोड़ा सा एक बॉक्स बनाना, डीड लिखना। उसके बाद आप यहाँ पे स्टैंडिंग एग्रीमेंट लिख लेना, क्योंकि आपसे ये दोनों हाथ बनेंगे नहीं, और बनाना भी मत। 4-5 लोग बनाना, जिसका मतलब होता है सर की पर्सनल ये बंदे आपके काम करने। फिर यहाँ पे बस क्वेश्चन मार्क बना देना, मतलब ये हमें क्यों बोल रहा है कि आप हमारी फर्म को ज्वाइन करो। तो सर आपका पहला पॉइंट क्या है? हिस्ट्री, मतलब इनका आप हिस्ट्री देखो, असर्टेन करो हिस्ट्री एट द इंसेप्शन एंड ग्रोथ। सर ये स्टार्टिंग में इसका क्या इतिहास था? स्टार्टिंग से देखो, इधर आओ,
असर्टेन द हिस्ट्री ऑफ इंसेप्शन, मतलब जिन्होंने जब स्टेब्लिश किया, जब स्टार्ट किया, और ग्रोथ ऑफ फर्म, ये आपको असर्टेन करना है। मैंने बोला सिंस 1948 लिखना, उसके नीचे आप फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री के ऊपर धुआं। तो फैक्ट्री के ऊपर धुआं जो आपने देखा होगा, उसका मतलब क्या, आपके पास कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, असर्टेन करनी पड़ेगी। और क्या फर्म का कोई स्टैंडिंग एग्रीमेंट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फर्म स्टैंडिंग एग्रीमेंट किसी से भी बना सकती है एम्प्लॉय से इन रिगार्डिंग टू सैलरी और वेजेस बोनस, तो क्या करना है आपको, उनका पूरा इंपैक्ट आपको कंसीडर करना है। उसके बाद में मैंने बोला आपने क्या किया सर, आपने बनाया 1948, तो मतलब हिस्ट्री आपने चेक कर ली, जो इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग पे, और उसके बाद में जो उसका ग्रोथ हुआ। फैक्ट्री के ऊपर धुआं निकला मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन वो आपको असर्टेन करनी है। फिर मैंने बोला आप फैक्ट्री तो बनाओगे ना, तभी तो ऊपर धुआं निकलेगा, मतलब आपको एसेट्स और लायबिलिटी की जो पोजीशन है उसका एग्जामिनेशन करना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आप डीड बनाना। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर आना चाहता है तो पहले इन्वेस्टिगेटर वो क्या करेगा, उसका स्टडी करेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा। इसको क्या करेगा सर, इधर देखना, कहाँ गया डीड, होगा यहीं, स्टडी करो प्रोविजन ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप। उसमें आप क्या करो, प्रोविजंस क्या है पार्टनरशिप डीड के, चाहे वो कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स होगी, कैसे कैसे कितने कितने पार्टनर्स का कंपोजिशन है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उनके ड्राइंग राइट्स क्या, आप स्टडी करो। उसके बाद में मैंने स्टैंडिंग एग्रीमेंट वाला पॉइंट आपका कवर कर लिया था, ठीक है। देखो आप इधर देखो 1948 धुआं, एसेट लाइबिलिटी डीड, और ये आपका स्टैंडिंग वाला पॉइंट खत्म। ये सारे लोग मतलब आपका कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। तो आपको क्या करना है सर, इधर देखो, आपको स्टडी करना है कंपोजिशन, मतलब किस किस टाइप के आपके की प्रोफेशनल्स है जो आपने एम्प्लॉय किए रखे हैं फर्म में, और उनका लाइक्लीहुड क्या है कि मतलब संभावना क्या है कि वो छोड़ के चले जाएंगे नियर फ्यूचर में, उनका क्वालिटी क्या है, तो आपको वो स्टडी करना है। और उसके बाद में मैंने एक बंदा बनाया जो नीचे क्वेश्चन मार्क लेके बैठा है, उसका मतलब कि रीजन क्या है कि हमें ये पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं आओ नए पार्टनर तुम्हारा एडमिशन करते हैं, क्या कोई घाटा तो नहीं है ना, या फिर कुछ उसी टाइम में कोई सीनियर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो भी रीजन है फॉर दी ऑफर ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो अपन स्टडी करेंगे। ये फोटो आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं है तो प्लीज क्लिक कर लो। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑन दी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन है तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो दो मेथड्स होंगे कि भैया प्राइवेट कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन होती कैसे, पहले आप ये पता करो ना, तब इन्वेस्टिगेशन हो ही जाएगी कि इन्होंने जो शेयर्स है, वैल्यूएशन है शेयर्स किसकी, प्राइवेट कंपनी की, एक शेयर की कीमत, एक शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो सही है कि नहीं। तो एक नेटवर्थ मेथड है, नेटवर्थ मतलब टोटल नेटवर्थ से आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स, आपको एक शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। येल्ड बेसिस में आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो धंधे का 5-7 साल का, और उस वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट कर लो, उस एवरेज प्रॉफिट को आप क्या कर लो, बाई कैपिटलाइजिंग कर लो। कैपिटलाइज कैसे करोगे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में करोगे। आपको कहा इन्वेस्टिगेशन करो ऑन दी बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला कि आप हमारे बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करो कि हम इस कंपनी को एडवांस करें कि नहीं दे, लोन दे कि नहीं दे। तो सर वो इन्वेस्टिगेटर आके क्या देखेगा कि इस कंपनी को लोन क्यों चाहिए, पर्पस देखेगा फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड, और मैनर जिसमें ये इन्वेस्ट करेगा। तो सर पर्पस और हिस्ट्री देख के क्या करा, वो इन्वेस्टिगेटर हंसने लग गया, मतलब स्माइल करने लग गया। तो पर्पस और SMILE नहीं है बस, ठीक है। तो पर्पस देखा, उसके बाद में हिस्ट्री देखेगा, इनकी कंपनी जो लोन मांगने है उसका ग्रोथ का हिस्ट्री क्या है, और डेवलपमेंट ऑफ कंपनी क्या है, हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, और इसका परफॉर्मेंस क्या है पिछले 5 साल। तो एस सर पर्पस और हिस्ट्री देख के स्माइल करेगा। एस से शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट देखेगा। एम से ये देखेगा कि सर देखो क्या कंपनी ऑथराइज्ड है ना भाई MOA या AOA जिससे वो बोरो करेगी मनी, ठीक है सर। उसके बाद आई से फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टैंडिंग और रेपुटेशन फॉर बिजनेस इंटीग्रिटी जो एंजॉय कर रहे हैं डायरेक्टर्स और ऑफिसर ऑफ दी कंपनी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब वो फाइनेंशियल में कितना ताकत है, कितना स्ट्रांग है। रेपुटेशन फॉर बिजनेस इंटीग्रिटी मतलब बिजनेस में उनके ईमानदारी, उस चीज की रेपुटेशन जो टाटा की होती है, तो उस वो इंजॉय जो कर रहे हैं डायरेक्टर और ऑफिसर, ये चीजें कंसीडर करेंगे। तो P से पर्पस देखेंगे सर, S पर्पस और हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी पास्ट 5 years। M से सर फिर स्माइल देखेंगे। S से शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट, M से MOA ने ऑथराइज किया, I से बिजनेस इंटीग्रिटी इंजॉयड बाय दी रेपुटेशन फॉर द बिजनेस इंटीग्रिटी इंजॉयड बाय दी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर, और फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखेंगे। L से इन्होंने क्या कोई लोन, L से इधर है, क्या कोई लोन एप्लीकेशन
कि उन्होंने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी थी, और क्या अगर वो रिजेक्ट हो गई तो उसके पीछे कारण क्या है। फिर आप इन्वेस्टिगेट करो क्या, प्रॉफिटेबिलिटी, इनका प्रॉफिटेबिलिटी आप क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो। तो उसके लिए आपको जो नीचे दिए गए वो स्टेप है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको इन्वेस्टिगेट करना है ना, तो आप एक काम करो, एक कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मतलब समराइज्ड एक कंसाइज स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट। वो कैसे बनेगा सर, जो 5 साल का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो लो, और उसमें से 5 साल का उसमें से आप बना लो छोटू सा एक समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा इनका प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। फिर आप रेशियोज निकालो। रेशियोज में मैंने आपको बोला था बहुत सिंपल है, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। फिर सेल्स को ले लेना, सेल्स को डिवाइड कर दो डेटर्स में, सेल्स डिवाइडेड बाय बुक्स डेबिट, सेल्स को डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से, सेल्स को डिवाइड कर दो फिक्स एसेट से। तो आपके 5 रेशियोज तो आपको ऐसे याद करा दिए मैंने। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6 करा दिए, अच्छा आदमी हूं मैं। और उसके बाद में मतलब एंटर इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट में आप ब्रेकअप दो एनुअल सेल्स का प्रोडक्ट वाइज, जिससे आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको उसने क्या सबमिट की सर, उसने आपने बोरोअर कंपनी ने आपको बैलेंस शीट सबमिट की, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटी जो इंक्लूडेड है उसके बैलेंस शीट में, मतलब बोरोअर के कंपनी में। तो आप क्या क्या करोगे, तो फिक्स एसेट में आप देखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ इच एसेट, उसका ग्रॉस वैल्यू, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसका अगर रिवैल्यूएशन हुआ, अगर उस एसेट इनकम्बर्ड है, मतलब उस एसेट पे चार्ज है, तो कितना चार्ज है और किस नेचर का, ये डिस्क्लोज करोगे। इन्वेंट्री में क्या क्या वैल्यू है इन्वेंट्री की, और किस बेसिस वैल्यूएशन क्या है, बेसिस क्या है वैल्यूएशन उस इन्वेंट्री का। ट्रेड रिसीवेबल्स में आप क्या देखोगे, कंपोजिशन, 30 दिन से ऊपर के कितने ट्रेड रिसीवेबल है, 60 दिन के ऊपर कितने, 90 के दिन कितने ऊपर अभी तक उनका ट्रेड रिसीवेबल का पेमेंट नहीं आया, तो उनका कंपोजिशन देखोगे। और क्या कोई ऐसा डेट है जिसको अभी तक अपन ने क्या कंसीडर किया, बैड या डाउटफुल कंसीडर किया गया है क्या। इन्वेस्टिगेशन में आप शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाओ, जिसमें डेट ऑफ परचेज आएगा, कॉस्ट आएगा, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू आएगा। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में कितना पैसा अभी बाकी है विद ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आप दिखाओ। प्रोविजन ऑफ टैक्स में, मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है आपको वो सर्टेन करना है। अदर लाइबिलिटीज में सारी लाइबिलिटीज चाहे एक्चुअल हो या कंटीजेंट हो वो करेक्टली डिस्क्लोज है, और कंटीजेंट लाइबिलिटी सारी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है। ये सारे स्टेप्स है जो आपको करने हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को देखते समय। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑन दी बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल कोई फर्म है जो किसको खरीदना चाहता है, बिजनेस को। वो बिजनेस कैसा है सर, वो कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस है या पार्टनरशिप फर्म है। तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि अगर आपको कोई भी प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप धंधा खरीद रहे हो तो, और वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, तो आप क्या करोगे, मैनेजरियल स्टाफ क्या देखेगा सर, मैनेजर, इधर देखो, मैं बता देता हूं, उसमें आप लिखना मैनेजरियल स्टाफ, इसमें मेमोरी टेक्निक चली गई। मैनेजरियल स्टाफ क्या करेगा सर, सेल करेगा और लीज करेगा किस चीज का, पेटेंट्स का। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और सेल में एक बल्क सेल का पॉइंट नंबर 5। ठीक है, आप लिख लो। मैनेजर स्टाफ का एज देखेंगे, सेल्स का रीजन क्या है, भैया ये धंधा बेचना क्या चाहता है, और अगर ये बेचना चाहता है तो इफेक्ट क्या होगा हमारे टर्नओवर और प्रॉफिट में। लीज पीरियड अभी तक कितना बाकी है, पेटेंट्स का कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है, और अगर आप बल्क सेल कर रहे हो उन कस्टमर्स को जिनका नंबर स्मॉल है, तो अगर वो कस्टमर्स चले गए तो हमारा पूरा प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाएगा। तो सर देखो, रीजन फॉर सेल क्या है और इफेक्ट क्या है हमारे टर्नओवर और प्रॉफिट में। लेंथ ऑफ लीज, जिसके अंदर ये प्रीमिसेस हेल्ड है, और क्या प्रोस्पेक्टस है इस लीज एग्रीमेंट का, रिन्यूअल या एक्सटेंशन का। कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पेटेंट्स, मतलब अभी तक कितना इस पेटेंट्स को और यूज कर सकते हैं, कितना अनएक्सपायर्ड पीरियड है। मैनेजर स्टाफ है, उसका एज क्या है, मतलब जो मैनेजर स्टाफ कितने साल से काम कर रहा है हमारे साथ, उसका क्या प्रोस्पेक्टस है कि वो नए पार्टनर्स, जो नए प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी उसके साथ काम करेंगे। और कोई ऐसी पॉसिबल लाइबिलिटी है, चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन हो, चाहे बोनस हो, जिसकी वजह से जो अभी तक बुक्स में नहीं आ रहा है। अगर किसी को बल्क सेल कर रहे हैं उन कस्टमर को जिनका नंबर स्मॉल है, तो अगर एक बात बताओ, आप अपनी सेल करते हो किनको सर, आप सेल करते अपनी 90% आपकी सेल बस एक ही कस्टमर को, और वो एक कस्टमर चला गया तो आपकी 90% सेल चली गई। तो इफ बल्क सेल्स आर मेड टू अ कस्टमर हुज नंबर इज स्मॉल, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस वुड बी ग्रेटली सेकंड ऑन विड्रॉइंग देयर सपोर्ट। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस खरीदना चाहते हो, वो कोई बिजनेस किस चीज का, लिमिटेड कंपनी का है, तो आप इसमें करोगे कंसिडर कैपिटल और डिविडेंड, कैपिटल डिविडेंड और रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कैपिटल डिविडेंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस, और जो प्राइस है, कैपिटल डिविडेंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस और प्राइस। कैपिटल में चाहे सर ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, तो मतलब अनकॉल्ड कैपिटल। इफ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, मतलब राइट शेयर कैपिटल, जो राइट अटैच्ड है उस शेयर से,
और क्या डिविडेंड में पर्टिकुलर ऑफ डिविडेंड क्या है, कितना अमाउंट जो पास्ट में पेड किया गया है, पर्टिकुलर्स ऑफ डिविडेंड पेड इन पास्ट, और कितना ऐसा डिविडेंड है इन केस ऑफ क्या होता है प्रेफरेंस शेयर में अरियर, मतलब अभी तक पेंडिंग है। मोर्टगेज या फिर चार्जेस जो क्रिएट हुआ है एसेट्स पे, तो इंस्पेक्ट करो रजिस्टर ऑफ चार्जेस, और किस प्राइस पे ये शेयर ऑफर हो रहे हैं, मतलब अगर पब्लिक होगी तो क्वार्टेड प्राइस पे, प्राइवेट कंपनी होगी तो वैल्यूएशन पे, ठीक है। तो याद रखना कैपिटल 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 डिविडेंड और रजिस्टर ऑफ चार्जेस, उसके बाद में ये प्राइस किस पे ऑफर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन कनेक्शन विद रिव्यू ऑफ प्रॉफिट या फाइनेंशियल फोरकास्ट, अगर कोई प्रॉफिट फोरकास्ट बनाया है, प्रॉफिट रिपोर्ट्स बनाई है जिसमें आप कोई बिजनेस को खरीदोगे वो आपको ऐसा बताया कि इतना इतना प्रॉफिट होगा, या फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाए, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा किन का, प्रॉफिट रिपोर्ट्स का, जो सर एज अ पार्ट ऑफ जनरल इन्वेस्टिगेशन जब आप कोई धंधा खरीद रहे हो तो उसको आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब बैंक कोई कंपनी को लोन चाहिए तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाते हैं कि उनका कितना कैश फ्लो होगा, कितने क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स बना के देते हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट होते हैं, जो लोन देने से पहले क्या करते हैं सर बैंक वगैरह क्या करते हैं उसको अप्रेज करते हैं, मतलब एसेस करते हैं। ये सारा जो फोरकास्ट है वो धंधे के ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ धंधा किस टाइप का धंधा है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड होता है, विद इट न्यूमरस एंड सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज, न्यूमरस उसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं और सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज होते हैं, मतलब सारी चीजें सर्टन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये फोरकास्ट आर नॉट कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन बाय अकाउंटेंट। ये एक बात बताओ, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो कोई कंप्लीटेड अकाउंटिंग पीरियड्स का वेरिफिकेशन करते हैं, बट ये फोरकास्ट का अगर आपको देखना है तो वो इन्वेस्टिगेटर ही करेगा। सच सिचुएशन में, उन सिचुएशन में एक स्पेशल रिव्यू होगा, जो नॉर्मल जो ऑडिटर का रोल होता है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द पास्ट इवेंट, उससे अलग होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड बताओ सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड में हम पढ़ते हैं फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज। ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज में आप ये देखो कैश मिस अप्रोप्रिएशन होता है, कैश मिस अप्रोप्रिएशन मतलब कैश की चोरी हो गई, कैश की चोरी कब हुई, आफ्टर वो बुक में एंट्रीज होगी उसके बाद चोरी होगी, आफ्टर दी अकाउंटिंग एंट्रीज आर ऑलरेडी पास। टीमिंग एंड लीडिंग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट मतलब आपने फॉल्स बिल, पर्सनल बिल्स को आपने एज ए ऑफिशियल एक्सपेंस दिखा के फ्रॉडुलेंटली पैसे डिसबर्स करवा लिए। एक्सपेंस रिम्बर्समेंट स्कीम मतलब आपने एम्प्लॉयज ने क्या कराया, रिम्बर्स करवा लिया थर्ड पार्टी से, मतलब किसी तीसरी पार्टी के साथ। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अगर किसी को होटल पे किसी दूसरे कंपनी के जो मेरे को सेल करने आए थे गुड्स, मशीन्स वगैरह सेल करने आए थे, तो मैंने उनके जो होटल के सारे एक्सपेंसेस मैंने बियर किए थे और उन्होंने बिल ले गया और वो सारे बिल से क्या किया, अपने कंपनी में भी वो खर्चे उन्होंने क्लेम कर लिए, तो एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट करा लिया। पेरोल फ्रॉड मतलब वो एम्प्लॉय है ही नहीं हमारे पेरोल में, फिर भी उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज को दिखा के उनको पेमेंट कर दिया। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन्होंने मैन पावर का जो एक्चुअली डिप्लॉय किया उससे ज्यादा नंबर दिखा दिया और पेरोल फ्रॉड कर लिया। कमीशन स्कीम में फिक्टिशियस बिल लगा के हायर कमीशन ले लिया। और सर उसके बाद में टेम्परिंग कर दिया, चेक्स में टेम्परिंग कर दिया, ड्राफ्ट्स में टेम्परिंग कर दिया, मतलब उसमें चेंजेस कर दिए, नकली साइन कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट और रिसिप्ट्स में ilovepdf.com पे गए, वो पीडीएफ में जो भी होता है ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट और पेमेंट उसमें चेंज करके ज्यादा डिस्बर्समेंट करा के उनको अल्टर करके पैसे निकाल लिए। ऑफ बुक फ्रॉड मतलब फ्रॉड परपेटर्स ने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया कैश बिफोर दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक, बुक में रिकॉर्ड होने से पहले ही वो क्या कर लिया, उन्होंने पैसे गायब कर लिए। जैसे कि कोई सेल्स वाला बंदा जिसको रिसिप्ट का काम, कलेक्शन का काम दिया है, उसने 1 लाख उसको कलेक्ट करना था, उन्होंने बोला सर मुझे यहाँ 90-80 मिला और 2000 मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया क्योंकि ये 90-80 मुश्किल से दे रहा था, और 2000 रुपए जेब में डाल दिए, मतलब बुक्स में 2000 रुपए की एंट्री भी नहीं हुआ और वो 2000 रुपए गायब भी कर दिए बिफोर 2000 रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो ये हो गया सर आपके ऑपरेशनल लेवल्स पर किए गए फ्रॉड। ठीक है, एक बार आप ये रीड करो, फिर अपन क्या करेंगे, पेज नंबर 3 पे देखेंगे। पेज नंबर 3 पे आओ, इसको रिवाइज करते हैं। सर इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड क्या है, कि आपको क्या क्या इंडिकेशन है फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड हो सकता है, मतलब फ्रॉड के इंडिकेशन बताना है आपको, क्या संकेत बताने की फ्रॉड हुआ है, इंडिकेटर बताने। तो सर आप क्या देखोगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ हुई है, मतलब डिस्क्रिपेंसी हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और उसमें क्या हुआ सर, नॉन रिकॉर्डिंग कोई अमाउंट अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, पार्शियल रिकॉर्डिंग 100 रुपए रिकॉर्ड करने थे 50 रिकॉर्ड किए, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग किया, गलत रिकॉर्डिंग किए, और डिले रिकॉर्डिंग, मार्च में एंट्री अप्रैल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो डिस्क्रिपेंसी हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। पहला है सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या है, डिस्क्रिपेंसीज हुई है। ई से सर जो एविडेंस आपको मिले वो कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है या मिसिंग एविडेंस है। भैया आपको एक चीज चेक करने के दो तरीके, जब दो तरीके से उन्होंने चेक किया, दोनों में जो जो एविडेंस आए वो अलग
अलग अलग आए, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर मिसिंग एविडेंस है, जैसे कि मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, अल्टर डॉक्यूमेंट्स है, जो मैनेजमेंट से रिस्पॉन्स दिया आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैनेजमेंट आपको क्या करता है, डिनाई करता है एक्सेस की भैया आप इस रिकॉर्ड्स को मत चेक करो, आप इस वेयर हाउस में चेक मत करो, मतलब फैसिलिटीज को मत चेक करो, और आपको एम्प्लॉयज में से मिलने नहीं दे रहा, एक्सेस नहीं दे रहा, आप पे अनड्यू टाइम प्रेशर बना रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया एम। और ओ से सर अदर इंडिकेशन, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो इंडस्ट्री नॉर्म्स में दी गई है उससे आप वेरी करते हो, वो वाली आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इन वेरिएंस विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स, फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते हो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। तो इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स है REMO, रेमो सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसीज हुई है, ई से एविडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस है, एम से अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रेस्पॉन्स, जो मैनेजमेंट रेस्पॉन्स है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ओ से अदर इंडिकेशन जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज जो वेरिएंस है इंडस्ट्री नॉर्म से, और अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो। ये हो गए आपके इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स। सर फ्रॉड डायमंड में 4 एलिमेंट होते हैं फ्रॉड के। फ्रॉड डायमंड क्या होता है सर, फ्रॉड डायमंड में और 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 4 चीजें होती है सर। क्या होती है, रिको होती है इसमें, ऊपर आपने रेमो पढ़ा, इसमें रिको होता है सर, RICO, रिको। रिको मतलब सर पहले पढ़ो, इंसेंटिव, आप चाहते हो फ्रॉड करना, आपको जरूरत है फ्रॉड करना, तो आई वांट टू कमिट फ्रॉड और आई हैव अ नीड टू कमिट अ फ्रॉड इज इंसेंटिव। सर अपॉर्चुनिटी, मौका मिला है, सिस्टम वीक है, देयर इज अ वीकनेस इन द सिस्टम कि राइट पर्सन भी इसको एक्सप्लॉइट करके कर सकता है, फ्रॉड पॉसिबल है, तो मौका है तो करेगा ना फ्रॉड। आर से रेशनलाइजेशन, मतलब मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है कि भाई साहब कब तक 10 साल मतलब 10 लाख रुपए साल का कमाऊंगा, जब मुझे 10 करोड़ रुपए चोरी करने का मिल रहा है, तो ये बिहेवियर मेरा क्या है, वर्थ द रिस्क है, ये खतरों से खेलना मेरे लिए फायदेमंद है, तो मैं चोरी करूंगा। इस चीज के लिए मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है। रेशनलाइजेशन, कैपेबिलिटी, मेरे पास वो स्किल्स है, ट्रेड्स है, एबिलिटी है जिससे मैं ये पुल ऑफ कर सकता हूँ और फ्रॉड कर सकता हूँ। सर फ्रॉड में अपन ने पढ़ा इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड क्या, रेमो, REMO, रेमो डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ई से सर मिसिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, एम से मैनेजमेंट का जो रेस्पॉन्स है वो अनएक्सेप्टेबल है, ओ से अदर इंडिकेशन। सर फ्रॉड डायमंड में पढ़ेंगे रिको, सर रेशनलाइजेशन, इंसेंटिव, कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। सर ऑडिटर्स की एबिलिटी की वो डिटेक्ट कर पाएगा फ्रॉड, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भैया जो परपेट्रर है, मतलब जिसने चोरी की है, उसकी स्किलफुलनेस, मतलब उसकी स्किल्स किस हद तक मैनिपुलेशन की है, कितनी बार की है, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, डिग्री ऑफ कॉल्यूजन इन्वॉल्व, मतलब कितने लोग उसमें मिले हुए हैं, और साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट जो मैनिपुलेट किया गया है, और सीनियर्स लोग जो उसमें इन्वॉल्व है। तो इन सारे चीजों पर ये सारे फैक्टर्स है जिन पर ऑडिट फैक्टर्स डिपेंड, ये सारे फैक्टर्स है जिस पे क्या है सर, ऑडिटर्स का एबिलिटी डिपेंड करता है जिससे वो डिटेक्ट कर पाएगा फ्रॉड। इन सारे फैक्टर्स पर ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड करता है। ठीक है सर। उसके बाद इन्वेंट्री फ्रॉड। इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे होगा, मतलब इन्वेंट्री में चोरी होगा, तो इन्वेंट्रीज की चोरी कैसे की जा सकती है, सिंपली रिमूव कर दो गुड्स, जेब में डालो, घर ले जाओ। उसके बाद जो आपने चोरी की उसको आप कंसील करोगे, छुपाओगे कि सर कैसे, उसको डैमेज गुड्स दिखा देना कि सर ये गुड्स डैमेज हो गया, मैंने चोरी कर ली। उसके बाद में जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है उसको आप मैनिपुलेट कर देना। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्या है, ये इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है, तो जो एम्प्लॉय जिसने चोरी की है, जिसने कमिट किया है, तो वो क्या करेगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में भी मैनिपुलेटेड बाय द एम्प्लॉयज हु हैव कमिटेड थेफ्ट। कैसे सर, वो ऐसे दिखाएगा ना कि बुक क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी टेली करा देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रॉड हुआ। एक बात बताओ, उसने अगर बुक्स में गलती कर दी, बुक्स में मैनिपुलेशन कर दिया, और अमाउंट वही है, चोरी उसने की, जितनी चोरी करने के बाद जितनी एक्चुअल क्वांटिटी बनती है उतनी बुक्स में दिखा दी, फिर आप कहां से पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाओगे। इन्फ्लेट कर देगा क्वांटिटीज जो इशू कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, स्टॉक डिस्पैच तो कर दिया है बट अभी तक सेल्स अकाउंट या डेटर अकाउंट में नहीं गया है, मतलब इन्वेंट्री फ्रॉड हुआ है। तो आप कैसे वेरीफाई कर पाओगे ये वाला चीज, सर अगर आपको वेरीफाई करना है डिफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री या इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स करना है, तो इन्वेंट्री थेफ्ट कैसे पॉसिबल है सर, उसमें नंबर ऑफ लोग मिले हुए होते हैं, नंबर ऑफ लोगों का कोलूजन होता है। ठीक है, तो आपको इंटायर सिस्टम ऑफ रिसिप्ट, स्टोरेज और डिस्पैच, रिसिप्ट, स्टोरेज और डिस्पैच आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब डिटरमाइन करने हैं आपको फैक्टर की कौन से कारण है जिसकी वजह से चोरी हुई है, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट, और आपको एस्टेब्लिश करना है गिल्ट कि किसकी वजह से चोरी हुई है, किसने चोरी किया, ये सब चीजें आपको डिटरमाइन करनी है। पर आप ये डिटरमाइन करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा अगर ये दो चीजें एब्सेंस है, इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि क्या कारण से चोरी हुई है और किसने चोरी की है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, किस चीज का सर, डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं है मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री का, मैंने कहा इश्यू होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, और उसके बाद डिस्पैच होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री इसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कहां चोरी हुई है। ये आपके पास नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपके पास डेटा तो होना चाहिए ना जिससे रिकॉर्ड बना लोगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप तो स्टेब्लिश करने से रहे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डेटा जिससे ये रिकॉर्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो भी नहीं है आपके पास। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इन्वेस्टिगेशन में, भैया आप पीवी करो,
पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि कितने इन्वेंट्री, किस किस के डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज और क्या क्वांटिटीज है कि जो गायब हो गई है। पहले आप क्या करोगे सर, डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्रीज जो गायब हो गए, डिफॉल्केटेड हो गए, और उनकी क्वांटिटीज की कितने गायब हो गए, ये कैसे चेक करोगे, बुक्स में चेक करोगे, बुक्स में 4 आ रहे हैं, 5 आ रही है, एक्चुअल में कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो 4 क्वांटिटी गायब, तो यही करोगे ना, पीवी किया ना एक तरह से। उसके बाद डिफल्केशन जो इन्वेंट्रीज का है ना, वो कैसे कमिट होता है, मैनेजमेंट के द्वारा भी कमिट किया जा सकता है। वो लोग क्या करते हैं सर, जो प्रोडक्शन होता है टोटल यूनिट्स 12 का प्रोडक्शन हुआ है, 10 दिखा देंगे, 10 ही प्रोडक्शन हुआ है, 2 को डाइवर्ट कर देंगे, मतलब 2 को चोरी कर देंगे, और ये जो 2 जो हुआ है चोरी किया उसको, वो कैसे उसको सर, ये जो शॉर्टेज हुई है प्रोडक्शन में, ये कैसे एडजस्ट करेंगे, शॉर्टेज इन प्रोडक्शन इज बीइंग एडजस्टेड बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेज, ये वेस्टेज दिखा देंगे। ऐसी शॉर्टेज को डिटेक्ट करने के लिए इंजीनियर का असिस्टेंस ले, और पास्ट रिकॉर्ड्स भी आप चेक करना कि उसमें कितना एक्सटेंड हुआ है और इस साल कितना एक्सटेंड हुआ है, दूसरे आप बेटर जज कर पाओगे कि क्या भैया जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इश्यूज हुआ था, वो इशू हुआ है, वो सही है या नहीं है, आप ये सारी चीजें बेटर जज कर पाओगे। ये सारा सिस्टम है, ये प्रोसीजर्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जो डिफल्केशन इन्वेंट्री में हुआ है या जो चोरी हुई है। अब कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, सप्लायर लेजर और कस्टमर लेजर, इसमें ये पढ़ेंगे इस साइड कस्टमर, ये क्या क्या तरीके से फ्रॉड कमिट कर सकते हैं और क्या तरीका है जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। सर कैश जो रिसीव होता है उसमें चोरी हो गई, तो उसमें सर आप जो कैश रिसीव्ड हुआ उसमें चोरी हो गई, तो आप सर उसको कैसे कैश जो रिसीव हुआ उसमें कैसे कैसे चोरी कर सकते हैं, कैसे कैसे वेज ऑफ कमिटिंग ऑफ फ्रॉड बताओ। सुनो, कैश रिसीव्ड हुआ, मैंने अगर लार्ज कैश डिस्काउंट दिया, एक्चुअली में मैंने उसको अलाउ किया 2%, कैश डिस्काउंट 2% अलाउ किया, और बुक्स में 3% दिखाया, 1% मेरे मेरे जेब में गए, मैं चोरी करके ले गया। 2% एक्चुअली अलाउ किया, 3% बुक्स में दिखाया, 1% गायब कर दिया। ठीक है सर, फिक्टिशियस क्रेडिट कर दिया, उसके अकाउंट में पैसे आए नहीं, मतलब फिक्टिशियस, रियल नहीं है, झूठा क्रेडिट कर दिया इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर। कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखा दिया, गुड डेप्ट को बैड डेप्ट दिखा दिया, जो कलेक्टेड अमाउंट था उसको मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट कर दिया और पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर दिया। तो ये सारी तरीके से मैंने जो कैश था उसने चोरी कर ली। सर लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड, जो एक्चुअल में मैंने 2% अलाउ किया, बुक्स में 3%, 1% गायब, फिक्टिशियस क्रेडिट कर दिया, कैश सेल को क्रेडिट सेल किया, कैश सेल थी क्रेडिट सेल किया, कैश वाला पैसा गायब, गुड डेब्ट था बैड डेब्ट दिखा दिया, पैसे गायब, जो अमाउंट कलेक्ट किया वही चोरी कर लिया, और अंडरकास्ट रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का ओवरकास्ट। तो सर याद कैसे रखेंगे, यहाँ डेबिट, डेबिट क्या किया मैंने, ज्यादा कैश डिस्काउंट, क्रेडिट फिक्टिशियस क्रेडिट और कैश सेल को क्रेडिट सेल, गुड को बैड, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, 5 पॉइंट अगर आपने मेरी क्लास में लिखे हुए होंगे तो आपको याद होगा, नहीं है तो अभी पॉज करके लिख लेना। सर कैसे वेरीफाई करेंगे कैश में अगर चोरी हुई है तो कैश सेल जितनी हुई है सारी देखो, कस्टमर से, सन्ड्री पार्टी से जो भी आपको रिकवरीज हुई है, जो रिसिप्ट की कॉपी है ना कि भैया पेमेंट रिसिप्ट हुआ है, जो पैसे आपने कैश रिसीव किया तो उसको एक रिसिप्ट गई होगी, तो उससे आप क्या करना, उसको चेक करना, उसको कॉपीज ऑफ रिसिप्ट से रिकवरी फ्रॉम कस्टमर एंड सन्ड्री पार्टीज को आपको चेक करना। जितने भी विड्रॉवल हुए हैं बैंक से वो आप रेफरेंस पासबुक से चेक कर लेना। इनकम रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है डिफरेंट सोर्सेज से वो आप स्क्रूटनाइज कर लेना। जैसे कि अगर आपको कोई रेंटल रजिस्टर मतलब रेंटल इनकम हुई है तो वो भी आप क्या कर लेना, स्क्रूटनाइज कर लेना, चेक कर लेना। तो प्रोसीजर्स क्या है कि आप कैश में अगर चोरी हुई है, कैश रिसिप्ट में फ्रॉड हुआ है, तो आप क्या कैसे उसको सर क्या करोगे कि कैसे आप उसको प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होगा उसका, कैश सेल हुई है, रिकवरी हुई है, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा आया, कैश का पैसा आया, कैश सेल करके पैसा आया, रिकवरी हो गई, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा आया, तो उन सबको क्या करना सर, उन सबको आप बैंक में डाल देना और बैंक से बाद में विड्रॉ हो जाता है। तो ये कैश सेल बैंक में गई, रिकवरी बैंक में गई, डिफरेंट सोर्सेज जो पैसा आया बैंक में आया, बैंक विड्रॉल हो गए। तो जितने भी बैंक विड्रॉल हुए पासबुक से आप क्या करना, चेक कर लेना। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है वो आप स्क्रूटनाइज कर लेना। रिकवरी जो हुई है कस्टमर से या फिर सन्ड्री पार्टी से, वो कॉपीज ऑफ रिसिप्ट से आप क्या कर लेना, चेक कर लेना। सारी कैश सेल्स को वाउच करना इन डिटेल। कैश पेमेंट में आपका चोरी हुआ, इधर आओ, कैश पेमेंट में आपका चोरी हुआ तो सर आपने क्या किया, 2x कर दिया, मतलब डबल पेमेंट कर दिया। एक इनवाइस पेमेंट 2 बारी, फॉल्स इनवाइस का पेमेंट कर दिया तो मतलब आपने कैश पेमेंट में चोरी कर ली, फ्रॉड कमिट कर लिया। पर्सनल एक्सपेंस हुआ, उसको दिखा दिया बिजनेस एक्सपेंस। आपने किसी कस्टमर को रिफंड करना था पर आपने उसको फॉल्सली एडजस्ट कर दिया, रिफंड किया ही नहीं, फॉल्सली एडजस्ट दिखा दिया कि रिफंड कर दिया और पैसा गायब कर दिया। और जो वेज सीट का पैसा था, मतलब आपको कैश पेमेंट करना था, वेजेस का पेमेंट करना था, तो उसमें अपने वेजेस की टोटलिंग ज्यादा दिखा दी और एक्सेस अमाउंट मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। तो सर आप
कैसे कर सकते हो कैश पेमेंट में चोरी? तो सर 2x मतलब आपने डबल पेमेंट कर दिया, फॉल्स एक्सपेंस कर दिया, फॉल्स बिल का पेमेंट करवा दिया, पर्सनल एक्सपेंस दिखा दिया बिजनेस वालों को, फॉल्सली एडजस्ट कर दिया रिफंड को और सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर लिया वेजेस की, आपने टोटलिंग कर ली गलत। 2x प्लस प्लस पर्सनल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बिजनेस प्लस रिफंड प्लस वेजेस, आपको याद रखना है इसे। अब इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे? भाई साहब कैश पेमेंट हुआ है तो सारे के सारे जो कैश पेमेंट है उसके सारे एविडेंस को आपको स्क्रूटनाइज करने हैं, जितने भी कैश पेमेंट्स हुए हैं उसके सारे एविडेंस को आपको स्क्रूटनाइज करने हैं। जो बियरर चेक से मतलब दी होल्डर ऑफ द चेक जिसको पेमेंट जाता है उसको क्या ऑल दी पेमेंट बाय बियरर चेक शुड बी एग्जामिन्ड। सिस्टम क्या है जो रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस का वो आपको रिव्यू करना है कि आपका क्या सिस्टम है वेजेस का। सारे पेटी कैश बुक जो भी पेटी कैश बुक का जितना भी अमाउंट है वो आपको वाउच करना है, टोटल करना है। जो भी बैंक से विड्रॉल हो रहे हैं वो पासबुक से चेक करना है। सर कैसे याद रखना है वो बताओ बस। कैश पेमेंट में बियरर देखो, कैश पेमेंट वाला को अगर आप एक प्रोसीजर्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स याद रखना है ना, तो आप याद रखना कैश पेमेंट करना तो आप पेटी कैश में से पेमेंट करोगे, पेटी कैश में पेमेंट करोगे, पर आपके पास वो पेटी कैश है ही नहीं क्योंकि आपको पेमेंट किसका करना है, वेजेस का करना है, तो पेमेंट थोड़ा बड़ा है तो आप उसको चेक इशू करोगे। कौन सा वाला चेक? बियरर चेक, जो होल्डर ऑफ द चेक होता है। और फिर बियरर चेक से पेमेंट होते ही बैंक से विड्रॉल हो जाएगा। तो सर सुनो, कैश पेमेंट करना आपको सर किससे करना? जो पेटी केस था आपके पास उससे करना। किसका पेमेंट करना? वेजेस का। पर आपके पास उतना पैसा नहीं, आप चेक इशू करोगे और आपने क्या किया उसके बाद विड्रॉल कर लिया। अगर पेमेंट हो गया तो विड्रॉल हो गया ना बैंक से। तो कैश पेमेंट को आप जितने भी एविडेंस है उसको आप वाउच करना डिटेल्स में, पेटी कैश बुक की वाउचिंग करना और उसका टोटल करना। बियरर चेक से जो भी पेमेंट्स हुए हैं उसको एग्जामिन करो डिटेल में, सारे जो विड्रॉल हुए हैं उनको चेक करो। किससे? पासबुक से। वेजेस की जो टोटलिंग हुई है उसको आप, वेजेस का जो सिस्टम है वो आप पूरा देखो। लिखा है ना, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस शुड बी रिव्यूड। सप्लायर लेजर में कैसे चोरी कर सकते हैं? अरे नकली बिल बना दो, फिक्टिशियस बिल बना दो, डबल इनवॉइसिंग कर दो, डुप्लीकेट इनवॉइस बना दो, परचेज दिखा दो और पैसे गायब कर लो। तो एडजस्टिंग अ फिक्टिशियस या डुप्लीकेट इनवॉइस एज अ परचेज इन सप्लायर अकाउंट एंड सब्सिक्वेंटली मिसअप्रोप्रिएट। क्रेडिट नोट मिला, क्रेडिट नोट मिलता है फॉर एग्जांपल कब मिलता है सर? अगर गुड्स डैमेज हो गया तो आपको क्रेडिट नोट मिल गया। क्रेडिट नोट मिल गया मतलब आपको उतने पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन आपने वो पैसे क्या, वो क्रेडिट नोट क्या कर दिया? गायब कर दिया। और जो पैसे मिलने वाले थे वो पैसे आपने विड्रॉ कर लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम नहीं किया था। तो सप्रेस कर लिया क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर एंड विड्रॉइंग द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स नॉट क्लेम बाय देम। और विड्रॉ कर लिया अमाउंट अनक्लेम्ड बाय सप्लायर। कोई सप्लायर जो पैसा अभी तक क्लेम नहीं कर रहा है, सप्लायर कौन होता है? जिससे हमने परचेज किया, वो मांग ही नहीं रहा है पैसा, हमें पैसा देना है, हमने उसका एम्प्लॉय ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया जो अमाउंट सप्लायर ने अभी तक क्लेम नहीं किया था। एक्सेप्ट कर रहे हो परचेज इनवॉइस एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। परचेज इनवॉइस आपने एक्सेप्ट की है मार्केट प्राइस से ज्यादा और जो अमाउंट आपने एक्सेस पे किया वो कैश में कलेक्ट करके गायब कर लिया, तो ये सप्लायर लेजर के फ्रॉड के तरीके हो गए। तो कैसे याद रखेंगे सर? इधर आओ, एक सप्लायर लेजर बनाओ, मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स क्या है सर? एक तो डुप्लीकेट है दोनों और एक फिक्टिशियस एक्स, मिस्टर एक्स फिक्टिशियस है। तो अगर इनको आपने परचेज दिखा के पेमेंट किया, चोरी कर लिया। क्रेडिट नोट आया उसको आपने सप्रेस कर लिया। तो अनक्लेम्ड, मिस्टर अनक्लेम्ड मतलब किसी बंदा है जो अभी तक अनक्लेम्ड नहीं किया है, तो आपने वो पैसे विड्रॉ कर लिए। परचेज किया मिस्टर महंगा से, मतलब प्राइस एट हायर देन मार्केट प्राइस, उससे आपने परचेज किया और वो जो पैसा आपको हायर पेमेंट आपने किया था वो क्या कर लिया सर? आपने उसको कैश में कलेक्ट कर लिया। तो इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स क्या है? देखो भाई साहब, सप्लायर लेजर में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है कि पहले तो अपना सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो परचेज ऑर्डर आप इशू कर रहे हो, परचेज आप सप्लायर से परचेज ही तो करते हो, तो जो परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हो उसका सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप एग्जामिन करो। और आप ये देखना क्या ये जो हमारा जो बंदा है प्रोक्योरमेंट वाला वो सप्लायर से मिला हुआ है, तो आइडेंटिफाई करो क्या पॉसिबिलिटी है कोलूजन विद द सप्लायर्स। उसके बाद सप्लायर के साथ है उसको क्या करो, आप उससे सारा स्टेटमेंट मंगवाओ। सप्लायर्स को क्या करो, रिक्वेस्ट करो स्टेटमेंट, आपको सारा आउटस्टैंडिंग वगैरह पता चल जाएगा, कोई अलाउंस और रिवेट है तो वो भी पता चल जाएगी। और परचेज जर्नल्स को आप डिटेल में वाउच करना सर। परचेज जर्नल को वाउच मतलब परचेज में, परचेज एंट्री करते हो किस में करते हो? परचेज जर्नल में करते हो, तो आप उसको डिटेल में वाउच करना। सुनो सर, पहला पॉइंट, परचेज जर्नल्स को आप गुड इनवर्ड बुक, गुड इनवर्ड बुक को से और सप्लायर इनवॉइस से उसको वाउच करना। सप्लायर इनवॉइस जो सप्लायर ने इनवॉइस दी है पेमेंट के लिए, और गुड्स इनवर्ड बुक अगर आपने परचेज किया गुड्स की एंट्री होगी तो गुड्स इनवर्ड बुक में उसकी एंट्री होगी, तो आप ये क्या करना? वाउच कर लेना। पहला पॉइंट हो गया परचेज जर्नल को आप वाउच करना गुड्स इनवर्ड बुक से, सप्लायर इनवॉइस से स्टेटमेंट मंगा लेना सप्लायर से, जो आउटस्टैंडिंग है रिवेट से अलाउंस से सब पता चल जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम देख लो सर, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम विद रिगार्ड टू दी परचेज ऑर्डर जो इशू हुआ है और पॉसिबिलिटी है क्या कोई कॉल्यूजन हुआ है क्या सप्लायर के साथ, वो देख लो। ठीक है सर, ये अपना कंप्लीट। उसके बाद कस्टमर लेजर, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग का मतलब सर क्या होता है कि कस्टमर अकाउंट, कस्टमर सुनो वापस से सुनो, कस्टमर लेजर में फ्रॉड हुआ है, कस्टमर लेजर में फ्रॉड हुआ है। तो पहला क्या तरीका है? टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग क्या? कस्टमर वन से पैसा मिला आपको, कस्टमर वन ने पेमेंट किया,
जो आपने गुड्स सेल किया उसने आपको पेमेंट किया, आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे क्या सर? आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप वो अमाउंट क्या करोगे? मिस अप्रोप्रिएट करोगे, चोरी कर लोगे, थेफ्ट कर लोगे। कस्टमर टू आपको पेमेंट करेगा सर, हाँ सर। अब आप रिकॉर्डिंग करोगे, हाँ जी सर, अब आप रिकॉर्डिंग करोगे, पर आप ये रिकॉर्डिंग कस्टमर टू के अकाउंट में नहीं, कस्टमर वन के अकाउंट में करोगे और बोलोगे कि कस्टमर वन ने पेमेंट किया, ना कि कस्टमर टू ने पेमेंट किया है। और आप ये अमाउंट, आप ऐसा, ये वाली प्रैक्टिसेस बहुत सारे कस्टमर्स के साथ करोगे, इसी को बोलते हैं टीमिंग और लीडिंग। सर इधर सुनो, कस्टमर लेजर में आपने क्या किया? टीमिंग एंड लीडिंग। मिस अप्रोप्रिएटिंग, जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया कस्टमर से, क्रेडिट कर दिया उसका अकाउंट बाय द अमाउंट कलेक्टेड बाय हिम ओनली व्हेन अमाउंट इज सब्सिक्वेंटली कलेक्टेड फ्रॉम अनदर कस्टमर। उसका अकाउंट तब क्रेडिट किया जब आपने किसी दूसरे से पैसा आपको क्रेडिट हुआ है। और ये वाली प्रैक्टिस आप रिपीट कर रहे हो और डिपॉजिट बैक कर देते हो जो अमाउंट आपने मिस अप्रोप्रिएट किया बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, तो वो पैसा आपने साल भर यूज कर लिया। जो आपको पैसा मिला कस्टमर से, तो वो आपने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। भाई साहब, आपको कस्टमर ने पैसा दिया था, आपने उसको जितना पैसा दिया बोलो तो आपने उसको कुछ अलावेंस और रिबेट के नाम पे बुक्स में एंट्री कर दी और वो पैसा मिस अप्रोप्रिएट करके गायब कर दिया। क्रेडिट कर दिया अमाउंट जो रिसीव हुआ है कस्टमर से दूसरे अकाउंट के कस्टमर के। आपको कस्टमर वन से पैसा मिला, आपने कस्टमर टू के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और जब कस्टमर टू पेमेंट करेगा तो वो पैसा आपने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, वो पैसे चोरी कर लिए। टीमिंग एंड लीडिंग, मिस अप्रोप्रिएटिंग, जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया फ्रॉम वन कस्टमर उसको आपने एडजस्ट कर दिया ऑन द नेम ऑफ अलावेंस और रिबेट, और जो आपको क्रेडिट हुआ है पैसा एक कस्टमर से, आपने दूसरे अकाउंट के कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और जो कस्टमर टू ने आपको पेमेंट किया तो आपने वो पैसे मिस अप्रोप्रिएट कर दिए। कस्टमर अकाउंट आपने, अब सर इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर का अकाउंट डेबिट हुआ है ना। अगर गुड सप्लाई हुआ है कस्टमर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ऑर्डर बुक की, और ऑर्डर बुक मतलब सारे ऑर्डर्स आए होंगे, और सेल्स डे बुक, तो ऑर्डर बुक और सेल्स बुक्स को आप चेक करना, तो इससे आपको पता चलेगा जितने ऑर्डर है उतनी सेल्स हुई है ना। तो कंफर्म करो कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो चुका है इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड सप्लाई। अगर गुड सप्लाई होगा तो वो हमारा डेटर बन चुका होना चाहिए, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। स्पेशल अटेंशन देना अलाउंस जो एडजस्ट किए और ऑब्टेन कर लो कस्टमर से इन रेस्पेक्ट ऑफ दी कोई भी अमाउंट उनका अगर बाकी है, तो अभी तक अमाउंट जो भी अभी स्टैंडिंग है उनके खाते में, और क्या पता कोई बैलेंस हो ही ना, नो बैलेंस इन दियर अकाउंट, तो आप उसके लिए कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेना। आपका ये रिवीजन भी कंप्लीट हो गया सारा का सारा, ठीक है।